नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर कर उन लोगों के मन में सवाल रहता है कि मेरे ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो गई है और मुझे एफआईआर में झूठा फंसा दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जब मन में सवाल रखते हैं कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है, मैं इस झूठी एफआईआर से बाहर कैसे निकलूं, कैसे अपने ऊपर दर्ज इस झूठे मामले को खत्म करूं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां देश में एक और कानून लोगों के लिए एक सुरक्षा का कारण बना हुआ, दोस्तों वही लोग कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दोस्तों लोग कानून का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। और दोस्तों, कई कई बार पुलिस भी मामले की सही तरीके से जांच नहीं करती और कई बार निर्दोष के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे कई सारे मामले माननीय अदालतों के सामने आ चुके हैं और माननीय अदालतों ने ऐसे कई सारे मामलों में लोगों को बरी किया है दोस्तों। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जहां पर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अदालतें इंसाफ देने के लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज हम बात ये करेंगे कि यदि किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसको ये लगता है कि भाई मेरे ऊपर जो एफआईआर ये जो दर्ज हुई है ये बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है और बेसलेस है, आखिरकार हम इस एफआईआर से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे हम इस एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं, आज हम इसी विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि यदि किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि मामला गंभीर धाराओं में दर्ज हो जाता है। तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस कई बार तत्काल गिरफ्तारी करने के सारे कार्यकलाप करना शुरू कर देती है दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसे में जिस बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई होती है वो सोचता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल ले लूं। चलिए, एंटीसिपेटरी बेल हो भी जाती है, मिल भी जाती है दोस्तों, और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर भी लेता है दोस्तों। लेकिन सवाल वही का वही रह जाता है कि एफआईआर दर्ज तो है, एफआईआर तो है, मामला क्योंकि कोर्ट में भी जाएगा, चार्जशीट भी इसमें लगेगी और ट्रायल भी चलेगा। तो दोस्तों, ये सब बातें जब उस व्यक्ति के दिमाग में जब आती हैं तो आदमी सोचता है कि अब किया क्या जाए, आखिरकार इस मामले से कैसे छुटकारा पाया जाए दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए एक सही तरीका यह है कि यदि आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो सबसे पहले आप माननीय हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, क्योंकि एफआईआर को क्वैश करने की जो पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो माननीय हाई कोर्ट से शुरू हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, ये जो ऊपरी अपीलीय अदालतें हैं, इनको एफआईआर को खत्म करने की अनलिमिटेड पावर्स है दोस्तों। एफआईआर को खत्म करने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस एप्लीकेशन माननीय उच्च अदालत में फाइल करेंगे दोस्तों, जिसको हम कह देते हैं डायरेक्शन पिटीशन। जिसमें क्या होता है कि माननीय अदालत द्वारा उस संबंधित पुलिस स्टेशन को या राज्य सरकार को यह आदेश देती है कि उक्त व्यक्ति के ऊपर, मतलब उस एफआईआर के संबंध में जो भी उचित कार्रवाई बनती है, चाहे एफआईआर रद्द करने के आदेश दे दे, चाहे उसमें जांच के आदेश दे दे, मतलब माननीय कोर्ट कुछ भी आदेश दे सकती है दोस्तों। लेकिन हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एफआईआर को रद्द करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, उसमें माननीय हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर सकते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। दोस्तों, ये वो पिटीशन होती है या वो प्रार्थना पत्र होता है जो ऑन मेरिट्स डिसाइड किया जाता है दोस्तों, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी बातें होती हैं, आपके अपने तथ्य होती हैं दोस्तों, जिनको माननीय कोर्ट एग्जामिन करता है दोस्तों, जिनको देखता है आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, कहीं आपके ऊपर एफआईआर जो दर्ज है सही है या गलत है दोस्तों। और सब कुछ इन सब बातों में डिपेंड ये करता है कि आपके वकील साहब ने जो क्वैशिंग पिटीशन है वो कोर्ट में डाली है, उनकी तथ्यों में कितना दम है, उन्होंने किस तरीके से आर्गुमेंट किया और कौन कौन से सबूत माननीय अदालत के सामने पेश किए। तो दोस्तों, जब ऐसी पिटीशन माननीय कोर्ट के सामने जाती है तो माननीय कोर्ट कई बार इंस्टेंटली सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस इशू कर देती है कि आप इतनी
समय के भीतर जवाब दीजिए। और दोस्तों, यदि कोर्ट को यह लगता है कई बार कि सरकार को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कई बार सीधे सीधे भी एफआईआर खारिज कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर मामलों में माननीय कोर्ट प्रिलिमिनरी शुरुआती बहस सुनने के बाद माननीय कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दे देती है, और वो नोटिस उस लोकल पुलिस स्टेशन के पास आता है जहां से एफआईआर दर्ज हुई थी। अब दोस्तों, उस पुलिस स्टेशन की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एजी, एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल, जो कि हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पेश होते हैं, उनको पुलिस की तरफ से जवाब देना होता है। दोस्तों, जब उनकी तरफ से जवाब फाइल कर दिया जाता है दोस्तों, तो फिर मामला आ जाता है बहस के ऊपर। अब आपने अपनी पिटीशन में क्या लिखा है और राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया है। दोस्तों, राज्य सरकार कई बार एफिडेविट के तौर पर भी अपना जवाब दाखिल करती है, ये बात याद रखिए। तो दोस्तों, जब दोनों तरफों के एवरमेंट्स जब कोर्ट के सामने आ जाते हैं, दोनों तरफों के कथन जब कोर्ट के सामने आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद होती है बहस। बहस में ये चीजें देखी जाती हैं कि आखिरकार आपकी पिटीशन में कितना वजन है, और जो राज्य सरकार बहस कर रही है या राज्य सरकार के वकील जो बहस कर रहे हैं, उनके प्रकथनों में कितना दम है। दोस्तों, जब माननीय कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी पिटीशन में वजन है या आपकी पिटीशन में कहीं भी सच्चाई है, तो दोस्तों माननीय कोर्ट कई बार एफआईआर को खारिज करने के आदेश दे देती है दोस्तों। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि माननीय कोर्ट जब ये नहीं पाता तो आपकी पिटीशन खारिज भी की जा सकती है। और दोस्तों, एक बात और भी है, यदि माननीय कोर्ट को कहीं पर ये लग जाए कि आपने ये पिटीशन फॉल्स ग्राउंड्स पे या बोगस ग्राउंड्स पे ये पिटीशन फाइल की है, तो दोस्तों माननीय हाई कोर्ट जुर्माना भी लगा देता है। तो दोस्तों, जब भी अपनी पिटीशन फाइल करे तो ध्यान से फाइल करें और सोच समझकर फाइल करें, और हर चीज को बिल्कुल सही फाइल करें। दोस्तों, इसके बाद यदि माननीय हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन खारिज कर दी है, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 21 के तहत यह है कि आपके अधिकार यदि मारे जा रहे हैं तो प्रोसेस सारा वही है, सब कुछ इसमें वैसा का वैसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सारे मामले की जांच करता है, सरकारी वकील के बहस सुनता है और आपके वकील साहब की बहस सुनता है, और माननीय कोर्ट को जब ये लगता है कि हाँ, जो एफआईआर दर्ज की गई है या माननीय हाई कोर्ट ने जो आपके लिए जो जजमेंट दिया था वो आपके फेवर में नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को देखता है कि उस जजमेंट में कुछ कमी है, तो वो आपके फेवर में जजमेंट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। दोस्तों, मतलब सब कुछ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक विवेक के ऊपर है। दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते कि हमें इस केस में ये मिल ही जाएगा। आप कुछ और सोचते हैं, लेकिन दोस्तों माननीय अदालतें किसी और तरीके से सोचती हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिए। इसलिए चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, जहां पर भी अपनी पिटीशन आप दायर करेंगे, पिटीशन को बड़े सोच समझ के और प्रॉपर ग्राउंड के साथ दायर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जुर्माना जैसी पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ जाए। दोस्तों, बाकी सब कुछ ये है, आपके वकील साहब कैसे केस को लड़ते हैं, कैसे पिटीशन प्रेजेंट करते हैं, केस कैसे तैयार करते हैं, ये सब आपके वकील साहब के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एफआईआर कैसे क्वैश हो सकती है, क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, दोस्तों इसके ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।